बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा हो रही है, क्योंकि सबको इंतजार है मिल्कीपुर में कौन जीतेगा, बीजेपी या समाजवादी पार्टी। क्या ये अयोध्या का बदला होगा, यानी बदलापुर एक चुनाव है ये। आज के सवाल, कभी पिंडदान कभी कफन, ये कैसी सियासी रस्म। हार का डर, इसलिए ईसी से टक्कर, क्योंकि आप कह दीजिए ईसी ने हराया हमें, तो इलेक्शन कमीशन ने हरा दिया, तो मनोबल बना रहेगा कार्यकर्ताओं का। नतीजे से पहले ईसी पर सवाल क्यों, क्या सपा को हार नजर आ रही है। ये हमारे चार महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा हो रही है। और आपको बता दें हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, जल्दी जल्दी अपने मेहमानों का परिचय करा दें और जल्दी से फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। एसएन सिंह प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर भुवन भास्कर जुड़ेंगे, आपको बता दें समाजवादी पार्टी की तरफ से, जैसे ही जुड़ते हैं चर्चा में शामिल करेंगे। हमारे साथ विजय उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए, और तमजीद अहमद हमारे साथ प्रवक्ता है नेशनल कांग्रेस के, आपको बता दें आईएनसी की तरफ से। तमजीद अहमद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में हो सकता है हमारे साथ सूर्य प्रताप शाही कैबिनेट मंत्री भी जुड़े, उनको भी हम चर्चा में शामिल करेंगे। सबसे पहले सवाल अहमद साहब, सर कैसे देख रहे हैं मिल्कीपुर को आप लोग। तमजीद अहमद जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है जी? सर आप अनम्यूट करिएगा, आपने म्यूट कर रखा है अपना ऑडियो, आप अनम्यूट करिए जी। अहमद साहब, मिल्कीपुर अहमद साहब, मेरा सवाल है मिल्कीपुर में क्या लग रहा है, बीजेपी या समाजवादी पार्टी आपकी सहयोगी। देखिए, हमारी सहयोगी साथी निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी थी और समाजवादी पार्टी को हमारा समर्थन था। चुनाव के नतीजे क्या आएंगे वो तो कल पता चलेगा, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके की खबरें आ रही थी वहां से कि जिस तरीके का एक तरह से प्रशासन खुद चुनाव लड़ रहा था, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। और ये सवाल आज राहुल गांधी जी ने भी उठाया कि इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है विपक्षी दलों के प्रति और चुनाव के प्रति बेहद गंभीर है, और बहुत सारे गंभीर सवाल भी खड़े किए हमारी पार्टी ने कि इसको लेकर इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। हम लोग लगातार जवाब मांग रहे हैं लेकिन इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रहा है। अच्छा, सबसे ज्यादा शंका तब पैदा होना शुरू हो जाती है कि चलिए हमारी इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, वो तो समझ में आता है, हम सवाल इलेक्शन कमीशन से मांग रहे हैं, जवाब की अपेक्षा इलेक्शन कमीशन से कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न तब खड़ा हो जाता है कि जब इलेक्शन कमीशन से हम लोग सवाल पूछते हैं और जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आगे आ जाते हैं, और इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री। तो सर वो तो आएंगे ना अहमद साहब, शिकायत तो आप उन्हीं की कर रहे हैं ना। नहीं, उनकी नहीं कर रहे हैं, हम प्रक्रिया की शिकायत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की शिकायत तो हम नहीं कर रहे इलेक्शन कमीशन से, हम तो प्रक्रिया पे सवाल पूछ रहे हैं। हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि 40 लाख वोटर कैसे बढ़ जाते हैं अचानक से 5 महीने के अंदर। हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि कैसे पूरा प्रशासन भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के साथ मिलकर किस तरीके से विपक्षी दलों का प्रत्याशियों का दमन करता है, ये सवाल हम उठाते हैं। और कोई सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है चुनाव आयोग से, तो हम लोगों का सवाल चुनाव आयोग से जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, सिंह साहब कैसे देखते हैं जो अहमद साहब सवाल उठा रहे हैं, ये हार का डर है इनको इसलिए चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, या आप बेवजह कूद रहे हैं, आप लोग गलत कूद रहे हैं? नहीं, देखिए, पहले तो जी न्यूज के चैनल के माध्यम से हम कांग्रेस के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए शांति की अपील कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति, किसी तरह से इनकी पार्टी की जो आत्मा है ना, वो शांति 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 भवा। और मैं एक बात कहूंगा, अभी तंजीम साहब ने जो कहा कि हम सवाल उठाते हैं पता नहीं किस पे, और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी जरूर ये सवाल पूछेगी कि भैया कैसे चुनाव आप जीतेंगे। आप कहते हैं दिल्ली में तो हम कांग्रेस को गाली देंगे, आम आदमी पार्टी के साथ भ्रष्टाचारी बताएंगे अपने दोस्त के साथ, और उत्तर प्रदेश में आके कहेंगे गलबैया करेंगे, कहेंगे हम एक हैं, तो नहीं जीत सकते हैं। चुनाव जो है ना, वो चुनाव आयोग नहीं जिताता है, प्रशासन नहीं जिताता है। तंजीम भाई, अगर प्रशासन चुनाव जिता रहा होता तो बहन मायावती जी की सरकार नहीं बदलती, सपा की सरकार नहीं आती। और अगर चुनाव आयोग जिता रहा होता तो सपा की तो सरकार यहाँ आती है, रिश्तेदार की सरकार केंद्र में थी, तो वो चेंज कैसे हो गई भाई? रिश्तेदार और दोनों मिलकर वो चेंज ही नहीं होने देते। आपको भरोसा करना चाहिए। और मैं तो बताऊंगा ना, चुनाव तो ये उसी दिन हार गए थे जिस दिन पिता पुत्र वाली पार्टी ने एक बेटा बेटी को टिकट दे दिया। भाई पिता पुत्र की पार्टी ने जब पिता पुत्र को टिकट देगी तो वहां की जनता ने कहा कि पिता तो सांसद हो गया, अब पुत्र विधायक हो जाएगा, जनता को क्या मिलेगा? इसलिए जनता जो है वो योगी जी के विकास पर चली गई। 36,000 करोड़ रुपया, साहब लिख लीजिए तंजीम साहब, 36,000 करोड़ रुपया अयोध्या और मिल्कीपुर के विकास पे उत्तर प्रदेश की सरकार ने खर्चा है।
और जो सर्वांगीण विकास है वो तो दिख ही रहा है। तो अब तकलीफ हो रही, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि शांति शांति शांति। और एक और लास्ट बात, बहुत अच्छी बात कहूंगा, एक और बहुत शानदार बात कहूंगा, उसको सुन लीजिएगा। देखिए, हिंदू धर्म में जो निर्जीव चीज होता है उसका पिंडदान नहीं होता है। हम लोग तो पहले से जान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी दूसरे धर्म में चली गई है। अब यहाँ भी देखिए हिंदू धर्म को कैसे बदनाम कर रही है। अरे भैया, बहुत सारे लोगों का पिंडदान करना है, आप करिए ना, कर नहीं पा रहे हैं। पिंडदान आप जो है वो हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। उस धर्म का कार्य करिए जिस धर्म में आप चले गए हैं। कभी निर्जीव का पिंडदान, एक संस्था का पिंडदान होता नहीं है। इसलिए मैं अभी भी कहूंगा कि भगवान इनके आत्मा को शांति दे। समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के पार्टी के की आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। हे परमात्मा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आत्मा को जरूर शांति दी। तमजीद अहमद जी, एक बहुत बड़ा इन्होंने वैलिड पॉइंट उठाया। ठीक है, आप चुनाव आयोग पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, पहले भी फोड़ते रहे, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन आपको आप कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस चुनाव जीती है, चाहे वो हिमाचल की बात हो, कर्नाटक की बात हो, और भी राज्यों में चुनाव जीती है। अब देखिए 100 के आंकड़े पर आप खड़े, सांसद आपके 100 बन गए, ये भी शतक हो गया आपके लिए। लेकिन आपने तब चुनाव आयोग को नहीं घेरा। लेकिन सवाल यह है सर, विचारधारा भी तो बहुत मायने है ना। एक तरफ अरविंद केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव खड़े, आप वहां अखिलेश यादव को और अरविंद केजरीवाल को वहां बुरा भला कह रहे हैं, इधर आप यहां अखिलेश यादव के साथ खड़े। तो सर ये विचारधारा पब्लिक के माइंड में नहीं आती है क्या? देखिए, ये विचारधारा का जहां तक प्रश्न होता है, राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर गठबंधन होता है और राज्यवाद, और पहले से हम लोगों ने साफ कर रखा है कि इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर और राष्ट्रीय एकता को लेकर के। हमने कब कहा कि राज्य स्तर पे गठबंधन है? और फिर महबूबा मुफ्ती के साथ जब नरेंद्र मोदी जी गठबंधन करते हैं तो वो गठबंधन पे आप लोग सवाल नहीं पूछते कि वो गठबंधन कैसे हुआ, वैचारिक मेल हो गया। जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी जो मानती थी कि अफजल गुरु शहीद हुए हैं, उसके साथ तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने गठबंधन कर लिया, तब ये सवाल नहीं पूछा गया था। वो वैचारिक मेल था, इसका मतलब दोनों एक ही लाइन पे थे। हम तो फिर भी राष्ट्रीय तो संविधान बचाने के लिए राष्ट्रीय मुद्दों पे एक आए हुए, तो इस पे कहां सवाल खड़ा हो जाता है। और निश्चित रूप से 100 सीट हम पाए हैं, 100 सीटें हमें मिली है, तो ये देश की जनता ने संविधान बचाने के लिए दिया है। और संविधान बचाने के संदेश को लेकर हम चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं कि आप इस संविधान को बचाने के लिए आप भी इसके हिस्सेदार हो, आप भी इसके एक पिलर हो। एक सवाल मेरा मैं खड़ा करना चाहूंगा यहाँ पे, अगर भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र पे, जनता पे, जनादेश पे इतना ही भरोसा था तो मुख्य चुनाव आयुक्त को बदलने की और नियुक्त करने की प्रक्रिया इन्होंने क्यों बदल दी भाई? उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों हटा दिया? उसमें से प्राइम मिनिस्टर और एक इनका मंत्री क्यों रहेगा और विपक्ष का नेता क्यों रहेगा? 10 सेकंड दीजिए। जब समीकरण बन जाएगा तो चुनाव आयुक्त तो आप नियुक्त करेंगे। 10 सेकंड दीजिएगा जवाब भाई। मुख्य चुनाव आयुक्त को आपने बदला क्यों? उसको जो प्रक्रिया है उसको बदलने की फिर आपने कोशिश की। ठीक है अहमद साहब, जल्दी सिंह साहब जवाब दीजिए, बाकी मेहमान भी मुझे जोड़ने हैं। विजय उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भास्कर साहब भी। दरअसल क्या है ना, एक तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, दूसरा नाम आपने लिया ही, मैं नाम लूंगा नहीं, तो पूरी जनता इस्लाम से ही जान जा रही है कि वो संविधान को मानेंगे नहीं। बाबा साहब ने कहा था कि जब संविधान और इस्लाम में चुनना होगा तो जिसका नाम इस्लाम से आएगा वो संविधान नहीं चुनेगा। और तीसरी बात आप सुनिए भैया, एक ही पार्टी कांग्रेस पार्टी है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने निरादर करते हुए इंदिरा गांधी के चुनाव को बर्खास्त कर दिया कि ये गलत तरीके से चुनाव जीती हैं। और चौथी बात एक कहूंगा, और जरूर जी न्यूज के दर्शक ये जानेंगे कि भाई बहुत सारे ऐसे चुनाव आयुक्त थे जिनको आपने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुंचाया, राज्यसभा लोकसभा में भेजा। ये कार्य आप करते हैं। हम भारत के पे विश्वास करते हैं, भारत के संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास करते हैं, लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, और उसी के नाते आज भारत लोकतंत्र की जननी है। और पांचवी बात आपने जो कहा जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर पे जानते हैं हमने जब समझौता किया ना तो देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान नहीं चलेगा और नहीं चला। आप देखिए ना, हमारे समझौते से हम राष्ट्र प्रथम, परिवार प्रथम वाली पार्टी नहीं है, पैसे प्रथम वाली पार्टी नहीं है। ठीक है सिंह साहब, मैं लौटूंगा। सिंह साहब लौटूंगा, मैं आपसे एक जवाब लूंगा। जो एक देखिए अहमद साहब ने भी बात हुई है, पहले विजय उपाध्याय जी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि चुनाव आयोग मर गया है, चुनाव आयोग को कफन ओढ़ लेना चाहिए, चुनाव आयोग का पिंडदान हो रहा है। ये वाकई में ये क्या हो रहा है? इलेक्शन में कुछ ज्यादा ही आज विजय जी, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पे अटैक किया है महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर, और आप देखिए करीब 3 महीने बाद उन्होंने वहाँ के वोटर लिस्ट को लेकर सवाल खड़े किए। अपोजिशन की पॉलिटिक्स ऐसे ही होती है। बीजेपी अपोजिशन में थी तो वो भी ऐसे ही टैक्स इस्तेमाल करती थी, उसमें कोई नई बात नहीं है।
चुनाव आयोग पे जो हमले हुए, हम लोग तो मुर्दाबाद के नारे और पुतला फूंकने वाला तो ज्यादा बड़ा आरोप होता है। किसी के लिए मुर्दाबाद कहना मतलब उसके मर जाने के बारे में सोचना होता है। तो ये डेमोक्रेसी में एक पार्ट बन गया है। कुछ चीजों के अर्थ लोग समझते हैं, कुछ चीजों के बिना अर्थ समझे उसको बोलते रहते हैं। ये जब भी बाई इलेक्शन हुए हैं उत्तर प्रदेश में पिछले 25 साल में 30 साल में, हम लोगों ने यही देखा है। हर बाई इलेक्शन में इतने विवाद होते हैं, इतने तरीके के सवाल उठते हैं, क्योंकि इकलौता इलेक्शन होता है, सारी पॉलिटिक्स उसी पे होती है और जनता का भी फोकस होता है। 9 सीटों के चुनाव हुए, उसमें भी मतदान के समय तमाम फुटेज आए, उसको लेके सवाल खड़े किए, कुछ उसमें जेन्युइन थे, कुछ नॉन जेन्युइन थे, तो तमाम उसमें पॉलिटिक्स हुई। अब अकेला मिल्कीपुर बचा, क्योंकि मिल्कीपुर एक ऐसी सीट है जो बीजेपी और सपा के लिए बहुत ही प्रतिष्ठा की है। अगर सपा यहाँ बीजेपी को हरा देती है तो वो अपनी बहुत बड़ी फतेह मान लेगी इस जीत को, और अगर बीजेपी हार गई तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान होगा। इसीलिए दोनों पार्टियां बहुत ही संजीदगी से इस चुनाव को लड़ा है, बड़ी गंभीरता से दोनों ने लड़ा है, बड़ी मेहनत की है। चलिए, थोड़ा ऑडियो की दिक्कत आ रही है, मैं लौटूंगा आपके पास विजय उपाध्याय जी दोबारा से। भास्कर जी हमारे साथ जुड़ गए, डॉक्टर भुवन भास्कर जोशी जी। जोशी साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। जोशी साहब, जब लोकसभा चुनाव हुआ तो आपने कहा कि ये संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। सर, चुनाव आयोग भी तो देखिए हमारे लोकतंत्र का हिस्सा है, चुनाव आयोग भी तो हमारे संविधान से जुड़ा है। आपने तो उसका पिंडदान ही कर दिया, आपने तो उसे कफन ही उड़ा दिया, आपने तो मार ही दिया। देखिए, आज चुनाव आयोग को कमजोर करने का काम किसने करा? केवल भारतीय जनता पार्टी ने करा। क्या प्रक्रिया थी उसमें? कौन कौन लोग थे? माननीय प्रधानमंत्री थे, माननीय गृह मंत्री थे और विपक्ष के नेता थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके सदस्य हुआ करते थे। लेकिन इन्होंने क्या करा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर 2-1 का काम करने का काम करा। उसमें अब लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं और 2 आपके सरकार के लोग होते हैं। तो यहां से प्रारंभ है कहानी। और उसके बाद अब चुनाव रहा मिल्कीपुर का, उसमें क्या हो रहा है देश देख पा रहा है। उसमें ये हुआ कि जब हमारी प्रचार गाड़ी वो चुनाव आयोग और प्रशासन द्वारा पास थी, उसको रोक दिया जाता, प्रचार करने दिया जाता। हमारे प्रचार करने वाले जो ड्राइवर था उसका गाड़ी का, उसको धमकाने का काम वहां से कर रहा है। हम लोगों ने पूरे अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करके हमारे पार्टी के कार्यालय कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के नेता, माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी, सभी लोग और वहां के जो सांसद हैं वो सब लोग लगे रहे अपनी शिकायतों पर, लेकिन कोई शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसके अलावा हम लोगों पे, एक लोकतांत्रिक विश्वास करने वाले लोगों पे इसके अलावा क्या चाह रहा था कि कफन दे दिया जाए चुनाव आयोग को। जब मरी गया तो उसको कफन देने में क्या जोशी जी, अगर आप मिल्कीपुर जीत गए फिर कफन को कैसे हटाओगे, पिंडदान को कैसे वापस लोगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपसे उम्मीद भी थी कि आप ऐसा प्रश्न करेंगे। अगर ये चुनाव हम लोग जीतते हैं तो मिल्कीपुर के हमारे नेता ने कहा है कि अखिलेश यादव जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी को लोग वोट देना चाहते हैं, लेकिन 6-6 आपके चैनल ने, अन्य चैनलों ने भी दिखाया होगा, 6-6 वोट डाल रहे हैं और कह रहा शासन प्रशासन मदद कर रहा है। क्या नहीं हुआ इस बार? बीएलओ हटाने से लेकर अधिकारियों की पोस्टिंग तक सब हम लोग अपना लगातार जो प्रजातांत्रिक तरीके, नहीं यही तो पूछ रहा हूं जोशी जी। ठीक है, इन्होंने अगर गलत किया और ये आपके पक्ष में आ गए ये परिणाम, तो फिर कैसे होगा? फिर कैसे होगा? जिस संविधान की दुहाई आप देते हैं संविधान खतरे में, उस संविधान का आप पिंडदान कर रहे हैं, उसी लोकतंत्र को आप मार रहे हैं, कफन उड़ा रहे हैं, तो फिर उसको कैसे वापस लाएंगे आप? क्या मैं तो जवाब दूंगा, मेरी जवाबदेही बनती है, मैं प्रवक्ता हूं पार्टी का। मैं तो पूछना चाहता हूं, क्या आप चुनाव आयोग से नहीं पूछोगे कि विपक्ष की इतनी बड़ी पार्टी, उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी पार्टी, तीसरे नंबर की देश की पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को आप लोग क्यों नहीं सुन पा रहे? हमारे नेता अखिलेश यादव जी की आप क्यों नहीं सुन पा रहे? हमारे वहां के सांसद की क्यों नहीं सुन पा रहे? क्यों आपको आज मजबूर कर दिया विपक्ष को आपने कि कफन देने को मजबूर हो गया? क्या हो गया? ये धृतराष्ट्र की भूमिका में आ गया है चुनाव आयोग। किसने इसको बांध दिया है? किसने इसमें पट्टी बांध दी है? ये देश जानना चाहता है, ये प्रदेश जानना चाहता है क्या चुनाव का परिणाम होगा। जनता बहुत भारी मतों से वहां पर खिलाफ है। जिस प्रकार की घटनाएं प्रदेश में हो रही है उससे बहुत ज्यादा खिलाफ है। जिस प्रकार एक कुंभ के नाम के पे 100 करोड़ लोगों के आने पे व्यवस्था 40 करोड़ की नहीं दे पाई सरकार, उसमें फेल हो गई है सरकार। उसमें नाराजगी है लोगों की नाराजगी है उन लोगों की जिनकी परीक्षाएं लीक हुई है।
नाराजगी है किसानों की, नाराजगी है मजदूरों की, नाराजगी है युवाओं की। सरकार उसको झेल नहीं पा रही है। वो ठीक है जोशी साहब, आप खुद कह रहे हैं कि ये गड़बड़ी कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ आइए ना, इनको कफन उड़ाइए। आपकी राजनीतिक लड़ाई इनसे है, आप इनको इनका पिंडदान कीजिए, क्योंकि आपकी सियासी अदावत तो इन लोगों से है ना सर। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, हाँ, आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए। आप चुनाव आयोग को समझा दीजिए, इतनी एप्लीकेशन थी, इतने सारे लोग डेलीगेशन गया उसमें। मैं आपकी पार्टी में होता तो सर मैं कहता अखिलेश यादव जी के साथ जाता मैं कि चलिए अखिलेश जी, अब ये नहीं सुन रहे तो राष्ट्रपति के पास चलते हैं, कुछ तो रास्ता सर, थोड़ा बहुत तो मैं भी पढ़ा लिखा हूं, राष्ट्रपति के पास जाते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं हम। अब आप मुझसे सलाह लेने बैठ गए तो सर मैं तो अच्छी सलाह दूंगा आपको, क्योंकि ये देश लोकतंत्र संविधान से चलता है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, नहीं बस लास्ट बात मेरी सुन लीजिए, मुझे मौका दीजिए, नहीं दीजिए, मैं इतना बात सुन लीजिए। पूरे तरीके से कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता, डेलीगेशन, चिट्ठी, पत्री, डाक, पाक, जितना संवैधानिक अधिकार है वो कर रखा है। ये धृतराष्ट्र क्यों बनाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी? देश और प्रदेश से जानना चाहता है। जनताओं के हत्या कर दो। नहीं, मुझे सर दुख ये बात है, इसी चुनाव आयोग के जरिए मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, इसी चुनाव आयोग के जरिए अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। एक परिवार में आज 6-6 सांसद हैं सर, इसी चुनाव आयोग के जरिए। तब आपने सवाल नहीं उठाते कि एक ही परिवार के कैसे चुन जाते हैं। सर ये सवाल पूछते हैं, निर्विरोध चुनी गई थी डिंपल यादव, नहीं कन्नौज में चुनी गई थी, नहीं, इनका पर्चा दाखिल नहीं हुआ था, आपका पर्चा दाखिल नहीं होने दिया आपने, आप भूल गए होंगे सर, तब कहां थे आप, भूल गए सर। भारतीय जनता पार्टी के शासन प्रशासन में एमएलसी चुनाव में देखा था आपने हमारे कार्यकर्ताओं के पदाधिकारी नेताओं के, जिनके पहले बताइए सर, कन्नौज से डिंपल यादव निर्विरोध जीती थी या नहीं जीती थी, और कैसे जीती थी आप बताइए, क्योंकि बीजेपी वालों का आपने पर्चा ही भरने नहीं दिया, उन्होंने यह आरोप लगाया आप पर। बीजेपी वाले वहां पर बहुत, आज पहली बार सत्ता में, थोड़ी तो पहले भी सत्ता में रहे हैं। बीजेपी वाले अपनी हार को नहीं पचा पा रहे थे। हम तो चुनाव आयोग के यहाँ, अब वीडियो तो उठा लीजिए ना, आप उस पर विश्वास कर लीजिए। अगर हमारी पार्टी ने इतना, नहीं, हम तो कह रहे हैं सर, अब वीडियो तो उसने जिसने कहा कि हमने 6 मैंने कहा कि मैं तो परिवार वाले को, उसकी सफाई भी आई, उस बुजुर्ग का जो वीडियो रहा। चलिए सिंह साहब, आपको जवाब देना होगा, सत्ता में आप हैं, आप पर सवाल है। देखिए आप लोग कैसे ये सिस्टम है, क्योंकि अब चुनाव आयोग को, आपको नहीं लगता है कि जब चुनाव आयोग को सीधा पिंडदान हो रहा है, चुनाव आयोग को मारा जा रहा, कफन उड़ा रहा है, तो वो सही तो सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी कूद जाती है, चुनाव आयोग को भी अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए भाई। अच्छी बात है। देखिए चुनाव आयोग तो इनसे मांगा था, जो आम चुनाव हुआ था, और आपका जिम्मेदार चैनल दिखाया था, भुवन भास्कर तो हमारे साथ बैठे थे कि हमारे वोटरों का नाम कट गया, उसने कहा लिस्ट लेकर आइए। सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट से पैदल आए, जूता चप्पल तो वहीं छूट गया था, जुबान ऐसी चलती रही, लेकिन वो बता नहीं पाए। ये सब जानते हैं क्या है, ये सब सत्ता पाने की एक चटपटाहट है। भैया संविधान की बात कौन करता है जो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ता है? संविधान की बात कौन करता है जब बहुजन समाजवादी पार्टी सत्ता में आ जाती है तो 80 जगह एफआईआर दर्ज होता है कि गरीबों की झोपड़ी जला देते हैं लोग कि आपने वोट समाजवादी पार्टी को नहीं दिया। ऐसे समाजवादी पार्टी को आज ये बताना पड़ेगा। जब प्रदेश का मुखिया एक सशक्त होता है, ताकतवर होता है, तो समाजवादी पार्टी ऐसे ही रोती गिड़गिड़ाती है। संवैधानिक संस्थाएं ठीक है, न इनको संविधान से मतलब है, न इनको संवैधानिक संस्थाओं से मतलब है, न इनको लोकतंत्र से मतलब है। नहीं तो आपके जिम्मेदार चैनल पर एक चीज पूछूंगा, भैया अभी पता नहीं 40-45 सीट आप पाए थे, वो इटली से जनता आके आपको वोट दी थी कि ऑस्ट्रेलिया की जनता थी? वो भारत की जनता वोट दी थी, और उस समय भी लोकतंत्र था, उस समय भी संविधान था, उस समय भी संविधान। मतलब आप क्या मान के चल रहे हैं कि प्रदेश में आपकी हुकूमत हो, देश में आपके रिश्तेदार की हुकूमत हो, और बाकी सारी ताकत आपकी हो कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जितना मिशनरी सरकारी है उस पर कब्जा हमारी हो? ऐसा तो नहीं चलेगा ना। हाँ, ये जरूर बड़ी अच्छी अच्छी बात कर रहे थे, तो इसको जरूर जानना चाहिए कि संवैधानिक संस्थाओं का कितना सम्मान करते हैं। इनको देशों से मतलब नहीं है, जयप्रकाश जी 2 सेकंड में बताऊंगा। इनको मतलब है कि हमारी सरकार आ जाए, किस तरह से हम मुसलमानों को 60% रिजर्वेशन दे दें, हमारी सरकार आ जाए, किस तरह से हम जुम्मे की छुट्टी दे दें, हमारी सरकार आ जाए, किस तरह से निहत्थे राम भक्तों को उठा के बंद कर दें, गोली चला दें, हमारी सरकार आ जाए, जय श्री राम
के नारे को प्रतिबंधित कर दें, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने चुना नहीं भैया। ये वाला समीकरण आना नहीं है और संवैधानिक संस्थाएं तो जिम्मेदार है। आप अपने धर्म के ठीक है सिंह साहब ठीक है, हो गया। अब जोशी जी से जवाब ले लेता ना, आपने जो आरोप लगाए। हिंदू धर्म में निर्जीव का पिंडदान नहीं होता है। अरे भैया सत्ता के लिए तो पिताजी के साथ भी ऐसे ही। सिंह साहब रुकिए ना, सिंह साहब रुक जाइए। उस समय अखिलेश जी के मंच पर खड़े रहे, उन्होंने कहा पिता की गलती है। सिंह साहब रुक जाइए, जोशी जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। सिंह साहब रुक जाइए, अब वो समाज के साथ भी ठीक है, शांत हो जाइए। जोशी जी। जयप्रकाश जी, पूरे देश ने देखा है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरे देश में, विश्व में अंबेडकर साहब की ये जो अपमानजनक शब्द बोले हैं, ये अंबेडकर विरोधी है, ये संविधान विरोधी है। आजम खान, क्या तरीका किसको कहे? अगर ये बीच में सिंह साहब रुक जाइए ना, सिंह साहब उन्हें जवाब देते दीजिए। सभी आदमी को बैठा दिया आपने। भूमाफिया किसको बताते हैं भैया, बताइए। यहाँ पे एक छटपटाहट है, जनता जान रही है। सिंह साहब कोई बात नहीं, जवाब दे रहे हैं, आपकी बात का सुन तो लीजिए ना। सिंह साहब आपने बोल लिया ना। अब पूरे विश्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान अगर किसी ने करा तो माननीय अमित शाह जी ने करा। समाजवादी पार्टी क्या तरीका, असभ्य लोगों को बैठा देते हो सर। मैं नहीं आऊंगा समाजवादी। अरे कहिए, हम डिबेट करने बैठे हैं, हम इंटरव्यू नहीं सुन रहे हैं। सर मैं जा रहा हूँ। अरे जोशी जी आप देखिए, अब सवाल तो ऐसे सर क्रॉस तो होता ही है ना सर डिबेट में। तो जोशी जी कर दीजिए, अगर जुमे की। अरे जोशी जी मैं तो उनको शांत कर रहा हूँ। अब देखिए डिबेट में तो काउंटर तो होता ही है ना सर। अब मैं कैसे रोकूं उनको, मैंने बहुत रोका है। अब मैं उनके मुंह पे टेप थोड़ा लगा दूंगा वहां जाके सर। मैं यहाँ दिल्ली बैठा हूँ। हाँ मौका दे देंगे आप बोलिए जोशी। रुक जाइए सिंह साहब, सुन लीजिए ना आप भी। देखिए भारतीय जनता पार्टी की छिटपटाहट है। एक दलित सांसद क्या बन गया अयोध्या से, इनकी पूरी पार्टी में खिलबिलाहट है, क्योंकि ये दलित विरोधी लोग हैं। ये दलित विरोधी लोग हैं। एक दलित के चेहरे को ये पनपा नहीं पा रहे हैं। ये अभी तक नहीं समझ पाए कि अयोध्या इनसे छिन गई है। ये मिल्कीपुर से घबराए हुए हैं, कुंभ की असफलता से घबराए हुए लोग हैं। ये कुंभ की असफलता से जहां त्राई हो रही है, आज भी आग लग गई है वहां पर। ये केवल योगी सरकार और इनका जो विधायक है वो विधायक कह रहा है कि 50,000 गाय कट रही है रोज। 50,000 गाय काटने वाले लोग हैं। ये कैसे तैयार है, चिंता मत करिए। ये बुलडोजर तैयार है। इन्होंने भ्रष्टाचार, देश की जनता ने समझा कि किसको दिक्कत थी कुंभ से। कुंभ से किसको दिक्कत थी, देश की जनता ने देखा कि समाजवादियों को कुंभ से दिक्कत थी और समाजवादी पार्टी के गुंडों ने क्या किया है, कुछ वीडियो में सहारा है। चलिए अब कौन किसने क्या किया ये पता चल जाएगा। ठीक है सिंह साहब, जोशी जी ये पता चल जाएगा। अब मिल्कीपुर में नतीजा आ जाएगा। अयोध्या भी कोई प्रयागराज से दूर नहीं है। मेरा विजय उपाध्याय जी एक बहुत बड़ा सवाल, विजय उपाध्याय जी मेरे जहन में ये सवाल आ, मैंने इसका जिक्र जोशी साहब से भी किया। एक तरफ विपक्ष कहता है कि लोकतंत्र खतरे में, ये लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, संविधान खतरे में है, ये बदल देंगे। लेकिन ये कैसे, ये भी तो चुनाव आयोग भी तो हमारे लोकतंत्र का हिस्सा है, संविधान का हिस्सा है। फिर उसी चुनाव आयोग को विपक्ष मार रहा है, पिंडदान कर रहा है। ये मुझे थोड़ा समझाइए, क्या मेरा सवाल वाजिब है या नहीं? बिना चुनाव आयोग के तो कोई चुनाव हो ही नहीं सकता। देखिए चुनाव आयोग, अगर आप 95 से पहले देखें, टीएन सेशन के पहले का चुनाव आयोग और टीएन सेशन के बाद का चुनाव आयोग, तो टीएन सेशन ने तो पूरा चुनाव आयोग की ताकत दिखा दी और बदल दिया। दलित तबके के लिए ये माना जाता था कि बिना किसी मार्शल कास्ट के वो वोट ही नहीं डाल सकता, लेकिन चुनाव आयोग ने ताकत दिखाई और वोट पड़ने लगे। आज हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया और भागीदारी लोगों की बढ़ गई, हमारा लोकतंत्र ज्यादा मजबूत और बेहतर हो गया। तो चुनाव आयोग की बहुत अहम भूमिका होती है। राजनीतिक दल चुनाव आयोग के पास ही जाते हैं, चाहे शिकायत करना हो, चाहे नामांकन करना हो, चाहे वोटर लिस्ट लेनी हो या नाम जुड़वाने हो, तो चुनाव आयोग की भूमिका होती है। देखिए होता यह है कि जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो चुनाव आयोग का जो ताकत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जब बाई इलेक्शन होते हैं तो चुनाव आयोग की जो ताकत होती है किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी तक ही सीमित होती है और वहाँ उसकी रूलिंग पार्टी जो होती है उसके थोड़ा सा प्रभाव में अक्सर रहते हैं, चाहे वो बसपा की सरकार रही हो, सपा की रही हो, हमेशा ऐसा होता है। बिल्कुल, थोड़ा सत्ताधारी का असर होता है। ये आप सही कह रहे हैं ना। आप इतना देखिए कि ये चुनाव प्रयागराज में भी हुआ था 2005 में, राज्यपाल जिसमें लड़ा था। तो चुनाव का जो इतिहास भूगोल है बड़ा विचित्र है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल विचित्र, और देखिए राजनीति होती भी रहेगी।
तमजीद अहमद साहब, ये हार की बौखलाहट तो नहीं है आपके सहयोगियों की? भाई आप पिंडदान कर रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी दे रही है। हमारे सवाल बेहद गंभीर है जो राहुल गांधी जी ने आज उठाए, उसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। हम लगभग 5 बार से वो सवाल पूछ रहे हैं कि हमें वो डाटा दीजिए जो महाराष्ट्र चुनाव के अंदर इस्तेमाल हुआ है कि 40 लाख वोटर कौन बड़े हैं, उनके नाम क्या है, उनके पता क्या है, उनके जो फोटो है वो दे दीजिए। हम 5 बार मांग चुके, चुनाव आयोग से नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, ये सवाल तो खड़े होंगे। देखिए सवाल, आप इसको गंभीरता को कम मत कीजिए, मेरी आपसे गुजारिश है। आप भी, विपक्ष तो सवाल पूछ रहा है, आपकी भी बड़ी हिस्सेदारी सवाल पूछने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त को चयन की प्रक्रिया को उन्होंने बदला क्यों, क्या डर था, क्या छुपाना था, ये तो बताना चाहिए। अब मुख्य चुनाव आयुक्त को आप संवैधानिक संस्था से कह के नहीं खत्म कर सकते। ये एक सरकार के अधीन एक संस्था है जिसको चुनने की पूरी प्रक्रिया सरकार को है। प्रधानमंत्री जी चुनेंगे और एक उनका मंत्री चुनेगा, विपक्ष के नेता को खाना पूर्ति करनी होगी। तो ये प्रक्रिया क्यों बदल दी, सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो जाता है। और ये सवाल हमें सिर्फ नहीं पूछना चाहिए, ये सवाल मीडिया को भी पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से। वो क्या डर था, वो क्या घबराहट थी कि उन्होंने इसी सवाल ये देखिए, ये चुनाव की प्रक्रिया पर ही अहमद साहब सवाल उठा रहे। सिंह साहब जवाब दीजिए। ठीक है अहमद साहब, मैं आपकी बात का जवाब ले लेता हूं सीधा। हाँ। जयप्रकाश जी, अच्छी बात, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी क्यों इस पे दे, चुनाव आयोग इस पे जवाब देगा, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज तो भारतीय जनता पार्टी कह सकती है कि भाई आज तक भारत में जो भी बदलने का कार्य अगर कोई किया, संविधान बदलने का कार्य किया तो वो भी कांग्रेस ने बदलने का कार्य किया। कांग्रेस ने कहा कि भाई एक की खुलेबंदी रहेगी और दूसरे की नसबंदी हो जाएगी। कांग्रेस ने कहा एक व्यक्ति अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता है, दूसरे लोग अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। कांग्रेस ने कहा एक धर्म की यात्रा पे हम 2 लाख रुपया देंगे, दूसरे धर्म पर नहीं देंगे। कांग्रेस ने कहा एक धर्म के लोग अगर 2 शादी कर लेंगे तो हम जेल में बंद कर देंगे, दूसरे धर्म को हम छुट्टी कर देंगे। तो ये पूरा देश जी न्यूज के माध्यम से देख ले कि तंजीम अहमद चाहते हैं कि भारत में संविधान खत्म हो जाए, भारत में लोकतंत्र खत्म हो जाए, भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएं न रहे और यहाँ सरिया लागू हो जाए। जो मोदी जी, योगी जी के रहते, भारतीय जनता पार्टी के रहते, सशक्त भारत के रहते ऐसा हो नहीं सकता। इस नाते छटपटाहट है। नहीं तो राहुल जी को, जिस राहुल जी लोकतंत्र के नाते कर्नाटक में और हिमाचल में सरकार बनाते हैं, वो कहते हैं लोकतंत्र ही नहीं है। तो जॉर्ज सोरोस का पैसा बोल रहा है या राहुल गांधी जी का ये पद पे नहीं जाना बोल रहा है। आज तो ये जनता बार बार सवाल पूछ रही है क्यों आपको भारत खराब लगता है, क्यों भारत की संस्कृति खराब लगती है। देखिए जब बनता है ना सिंह साहब, पूरा विपक्ष आप पर सवाल पूछ रहा है, चुनाव आयोग को सवाल, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप तो कूद रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप पर ही लग रहा है कि आरोप गड़बड़ी तो आप ही कर रहे हैं, आप पर, लेकिन चुनाव आयोग का एक स्पष्टीकरण नहीं आना तो फिर विपक्ष को मौका दे रहा ना। तो जयप्रकाश जी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हो सकता है कि आप अच्छे पत्रकार हो, मैं भी 17 साल पत्रकारिता में रहा हूं। चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उस समय सभी लोग रहते हैं और सबसे सर्वोपरि भारत की सुंदर संस्था सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में 17 दल गए थे, 1-2 दल नहीं गए थे, 16-17 दल गए थे। सबसे उसने कहा कि भैया दिखा दीजिए आपके पास कोई प्रमाण है, कोई आधार है, कोई तर्क है। नहीं, माफी मांग कर वापस आए। तो ये क्या आपको लग रहा है हार की बौखलाहट है मिल्कीपुर? कुछ अगर रहता तो वहां बताते ना, अरे लोग झूठे लोग हैं, झूठे लोग ये मिल्कीपुर। देखिए भारतीय जनता पार्टी अभी उपचुनाव में देखे ना कितना सार्थक सुंदर परिणाम आया। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होने जा रही है, इस नाते घबराहट है। और नहीं भाई लोकसभा के झूठ के, चलिए कौन जीतेगा ये देखिए अब तय हो जाएगा। कल सुबह 6 बजे से लगातार आप हमारे साथ जुड़िएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप हमारा चैनल लगा लीजिए, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, आपको मिल जाएगा यहाँ सारा चुनाव का अपडेट। और रात सुबह 8 बजे से मैं आपको पल पल की अपडेट पहुंचाने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। तो यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही।